दिवाली आने वाली है, देश की बात में आज इसी पर बात, लेकिन दिवाली के साथ साथ होने वाले प्रदूषण की, दिवाली का जो प्रदूषण है वो एक तरफ है जिसको लेकर दिल्ली ज़्यादा परेशान रहती है। वैसे तो देश के कई और मेट्रोज भी इसको लेकर परेशान हैं, लेकिन जो बड़ी समस्या है दिल्ली की वो है पराली जलाने को लेकर। हर साल ये समस्या होती थी। दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है वो पहले पंजाब की सरकार को आड़े हाथों लेती थी, कहती थी कि पंजाब की सरकार सुन नहीं रही है, पंजाब में कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब शुक्र है कि दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो थोड़े चिंता पैदा करने वाले हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा चिंता कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अब ये अलर्ट है 22 तारीख को एयर क्वालिटी, हवा की जो मापदंड हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और अभी जो घटनाएं आ रही हैं उनके हिसाब से सोमवार और मंगलवार को पराली जलाने की 1045 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इन्हीं तारीखों में पिछले साल ये घटनाएं महज 114 थीं। यानी इन 2 दिनों में पिछले साल की तुलना में ये बढ़ोतरी 800% से ज़्यादा की है। ये आंकड़े भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के हैं, जो लगातार इस तरह की घटनाओं की निगरानी करते हैं। कृषि मंत्रालय इस सब के बाद पंजाब पर कड़ा रुख अपनाए हुए है और उसे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कह रहे हैं। और इस बारे में और जानकारी के लिए और समझने के लिए, और आखिरकार इसमें फिर से वही बात हम बार बार क्यों कर रहे हैं, इस पर समझने के लिए जगदीश सिंह डल्लेवाल हैं, किसान नेता हैं, जिनकी जिम्मेदारी किसान संगठनों की भी बहुत बनती है, किसानों की भी बनती है। दूसरे बड़े मेहमान हैं हमारे साथ अनिल झा हैं, नेता हैं दिल्ली बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अक्षय मराठे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप चूंकि पार्टी सरकार में पंजाब में और दिल्ली में दोनों पे जगहों पर आपकी है, अक्षय जी जवाबदेही आपकी ज़्यादा बनती है। आप लोग पहले, हमने अरविंद केजरीवाल को सुना था, आप लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में जोर नहीं है साहब, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब तो दोनों जगह आपका जोर है, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है तो कम से कम बीजेपी, कांग्रेस या जो भी हमारे विपक्षी लोग हैं वो ये तो मानने को तैयार है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है वो केवल दिल्ली का प्रदूषण नहीं है, वो पूरे उत्तर भारत का प्रदूषण है। कम से कम इस बात पे तो अब हम सारे इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार बन गई है। तो जबकि अब हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि पराली जलाने को रोकना पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत जरूरी है, तो अब हम इस पर भी आते हैं कि पिछले 7-8 सालों में जो हम कह रहे थे वो क्या कह रहे थे और अब क्या बदला है। हम ये कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा की जो सरकार है, रुक जाइए वो नहीं, मैं आपको 1 सेकंड बस, नहीं अक्षय मराठी जी, देखिए मुझे पता है आप हरियाणा पे आ जाएंगे, ठीक है, मैं पंजाब पर रुका रहूंगा। जैसे आप कहते हैं ना कि स्कूलों पर रुके रहने चाहिए सारी बहसों को, तो अपन सिर्फ पंजाब पे बात कर लेते हैं। हरियाणा की जवाबदेही के लिए हरियाणा के साथ भी बुलाएंगे आपको। 2000 अभी हम हरियाणा के भी आंकड़े चला रहे हैं जिनमें हरियाणा की सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपने साथी को बोलेंगे कि पंजाब के ग्राफिक्स वो दिखाएं। तो पंजाब के आप अगर आंकड़े दिखाएंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन बदलाव करने के बावजूद भी जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी है, हरियाणा की भी और पंजाब की भी है। पंजाब से सबसे ज़्यादा पहले शिकायतें आ रही थी, तो पंजाब की शिकायतों को आप लोग देखना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने तो एक किट भी अवेलेबल कराने की बात की थी पिछली बार। 800% बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के तुलना में इन्हीं 114 दिनों में। और जो आंकड़े हैं वो पंजाब के आंकड़े हम अपने दर्शकों को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बता भी रहे हैं, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना काम आप लोगों ने दरअसल किया है। ये पंजाब क्या नहीं, मैं आप शायद मुझे गलत समझे, मैं बिल्कुल भी पंजाब की जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा था और ना ही मैं ये कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं केवल इतना कह रहा था कि हमारी पंजाब में सरकार बनने से पहले ये लोग मानने को राजी नहीं हो रहे थे कि दिल्ली का प्रदूषण नहीं, बाहर से प्रदूषण आता है। केवल इतनी बात कह रहा था मैं, लेकिन मैं पंजाब पर भी आ रहा हूँ। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर फरवरी में हमारी सरकार बनी, उसके बाद लगातार पंजाब के एनवायरमेंट मिनिस्टर हो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के पोल्यूशन मिनिस्टर हो, इन दोनों राज्यों के मंत्रियों के बीच में कई सारी बैठकें हुई है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए जिससे कि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। ठीक है, हम ये कभी भी, हमने जब पंजाब में सरकार बनी तब भी हमने ये नहीं दावा किया कि 1 साल के अंदर ठीक है, आप ही पूरा समय ले लेंगे अक्षय मराठी जी, तो जगजीत सिंह का जी और अनिल झा जी, ठीक है, मैं आपकी समझ गया।
मैं बीजेपी के पास आऊँ उसके पहले किसान नेताओं पर। जगजीत सिंह जी, पिछले साल, मुझे, अगर मैं सही हूँ, आप मुझे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मुझे सही कर सकते हैं, पिछले साल अगर मुझे याद हो तो आप लोग, दिल्ली की जो सरकार थी वो किट बांट रही थी, दिल्ली में भी किट बांट रही थी, पराली न जलानी पड़े और पराली की जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उसकी। क्या पंजाब में वो किट्स बट रही हैं, या किसानों को समझाने के लिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने कुछ प्रोत्साहन या कुछ मशीनें या कुछ और व्यवस्था की है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें समझने वाली ये है कि जब पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी तो ये ठीक बात थी कि वो किट बांटने की बात हो रही थी, लेकिन इस बार यहाँ पे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। कहीं पे भी सरकार ने हमारे साथ बैठकर बहुत बार, मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी की बैठकें हो चुकी हैं इन्हीं मैटरों पर, हमारे अक्सर किसानों की जो समस्याएं उनके ऊपर बातचीत चलती रहती है, कभी ऐसी बात। एक बात मैं और बात इसमें कहनी चाह रहा हूँ, देखिए सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम जो किसान इस बार पराली नहीं जलाएंगे उनको 2,500 रुपया हम पर एकड़ उनको इंसेंटिव देंगे, लेकिन वो देने की बजाय थोड़े दिन बाद इन्होंने ये पल्ला झाड़ दिया कि देखिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट भाग रही है, वो नहीं दे रही, तो हम क्या करें। तो इन्होंने भी नहीं दिया। अगर नहीं देंगे तो ऐसे हालात में ये दो ही रास्ते हैं। एक तो या तो ये है कि किसान को अदर क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी मिले, ना तो पानी का समस्या रहेगी पंजाब के लिए और ना ही पराली की समस्या रहेगी, और इसके लिए जिम्मेदार है हमारी सरकार। मैं खास बात पर ये, मतलब इसमें ये ऐड करनी चाह रहा हूँ, भगवंत मान जी ने उस समय जब हम धान लगाने की तैयारी कर रहे थे, हम बार बार ये कह रहे थे, हाथ जोड़कर ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कृपया समझिए, हमारी प्रॉब्लम को समझें। उस दिन जब हमारी बैठक हुई है अप्रैल में हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ, उसके बाद मई में फिर एक बैठक हुई है, दोनों बैठकों में हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको धान को लगाने के लिए जो डेट पीछे ले जा रहे हो, तो किसान के पास समय नहीं बचेगा कि वो गेहूं की बुआई और धान की कटाई के अंतर, जब उसमें समय नहीं बचेगा तो आपकी रिक्वेस्ट कैसे मानेगा? ये बिल्कुल समय नहीं बचेगा, और उसके लिए वो बिल्कुल समझ गया आप। मैं आम आदमी पार्टी से इसका जवाब लेंगे कि किट कहाँ गई, इंसेंटिव की रकम कहाँ गई, लेकिन बीजेपी की बात, अनिल जी आप भी आइए, मुझे पता है आप भी कटघरे में खड़ा कर नहीं, आपके पास आएंगे, एक और मेहमान है उनको भी ले आते हैं। आपकी हरियाणा की सरकार की जिम्मेदारी कितनी है अनिल जी, अगर आप दिल्ली की सरकार को और पंजाब की सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं तो? क्योंकि हरियाणा के आंकड़े भी हैं हमारे पास। नहीं, हम किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये बात तो सत्य है ही कि दिल्ली और पंजाब में एक सरकार है, और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा 8 वर्षों के अंदर जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाया आम आदमी पार्टी ने पॉल्यूशन को लेकर के, ये आज ही तो चर्चा नहीं हुई, ये पिछले 5 वर्षों से कम नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर में लगातार ये डिबेट्स होती हैं। और नवंबर दिसंबर में जब डिबेट होती है, पिछली बार गवर्नमेंट ने फरवरी में पंजाब में सरकार आने के बाद हरियाणा और पंजाब दोनों को बोला, ना सिर्फ हरियाणा पंजाब, अभी तो उत्तर प्रदेश को भी कहा कि आपके पास अपना खाका क्या है पोल्यूशन को लेकर के। तो हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने खाके दिए और कहा कि हम ये इसमें सुधार करेंगे। लेकिन आप ये हिमाकत तो देखिए, पंजाब की सरकार में मान लीजिए आम आदमी पार्टी आ गई, तो भगवंत मान जी की सरकार से ऐसा क्यों प्रपोजल नहीं आया, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के आओ, बैठ करके पोल्यूशन को खत्म करें। और सर, सवाल सिर्फ वायु प्रदूषण का नहीं है, सवाल है जल प्रदूषण का भी। आपका यमुना की हालत नहीं देख रहे हैं, अभी आंकड़ा आया है, इन्होंने 900 करोड़ रुपया सालाना खर्च कर रहे हैं यमुना के ऊपर, और नर्मदा नदी पर जाकर के गुजरात में कसम खा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड थी और सबसे ज्यादा साफ नदी है। और नर्मदा नदी में कैसे काम होता है उसको लेते हैं। वायु प्रदूषण, आज पराली जलाने पे बात कर लेते हैं। नहीं, आज पराली जलाने पे बात कर लेते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज्यादा खेती किसानी तो नहीं करी, लेकिन उनके करीब रहा हूं मैं। किसानों को बदनाम किया जा रहा है बहुत ज्यादा, और मैं आपको पंजाब में बताऊं पिछले 15 दिनों से क्या हालात है। नहीं, हम किसानों को बदनाम नहीं, सुनिए, पंजाब के जालंधर, लुधियाना, अमृतसर में पश्चिम हवा चल रही है, सारी की सारी हवा लाहौर की तरफ जा रही है, दिल्ली की तरफ नहीं आ रहा है। किसानों के मुद्दे से भटकाने का काम हो रहा है, किसानों को अकेला छोड़ दिया इन लोगों ने। ठीक है, जल्दी से अनिल जी, मैं अक्षय मराठे, मैं आम आदमी, ठीक है, आम आदमी पार्टी से
मैं आम आदमी पार्टी से इसका जवाब ले देता हूँ। अक्षय जी, वो किट का क्या हुआ, पहले तो हमारे दर्शकों को वो बता दीजिए जल्दी से। और दूसरा ये कि आप दोनों की सरकारों में, दिल्ली और पंजाब की सरकार ने कितनी बार बैठकें की किसानों के साथ, और क्या आपने इंस्टीट्यूशनल हल ढूंढा केंद्र के साथ मिलकर? कितना काम किया आपने? जल्दी से गिना दीजिए क्योंकि थोड़ा वक्त कम है आज। बैठकें तो कई बार हुई है, आप अपने ही चैनल के रिपोर्टर से पूछ लीजिए, उन्होंने कई बार स्टोरियां करी है इस बारे में। तो बैठकों पे तो कोई, मुझे नहीं लगता कुछ हमें सफाई देने की जरूरत है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमने इस पराली जलाने की सीजन के लिए जो हमने प्लान बनाया था, वो मैं बताना चाहूंगा। हमने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों को इंसेंटिव नहीं है वो पराली जलाने के बजाय उसका कुछ और उसका इलाज करने के लिए। तो हमने उनको कहा कि 2500 रुपए तो आप लोगों ने हर किसान दिल्ली में, दिल्ली के आसपास व्यवस्था की थी ना। मेरी बात आप पूरी सुन नहीं रहे, आप सभी को अपनी बात पूरी करने दे रहे। मेरी भी बात सुन लीजिए, हो सकता है कुछ नया पता चल जाए आपको, है ना। तो 2500 रुपए हमने प्रस्ताव भेजा कि उसमें से 1000 रुपए पंजाब सरकार देगी और 1500 रुपए केंद्र सरकार देगी। केंद्र ने कहा कि हम इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें। तो पंजाब सरकार ने कहा कि ठीक है, उस 1000 रुपए से हम हर ब्लॉक लेवल पे कम से कम 2 से 5 ऐसे खेती यंत्र मुहैया कराएंगे जिससे कि पराली से खाद बनाने का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा हैप्पी सीडर मशीनें भी मुहैया कराई गई है। तो ये जो पिछले 2 दिनों का आंकड़ा आप बता रहे हैं ना, 800% वाला, आप पूरा सीजन हो जाने दीजिए, आप पूरा सीजन हो जाने दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ पिछले साल के मुकाबले इस बार कम पराली जलाई जाएगी। ये आम आदमी पार्टी का मैं अपनी तरफ से दावा दे रहा हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय की एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। अक्षय मराठी जी, माफी चाहता हूँ। अनिल झा, आपसे भी माफी चाहता हूँ। दिल्ली वालन सर, आपसे भी माफी चाहता हूँ। इस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रुस ने इस्तीफा दे दिया है। ये अब तक की बड़ी खबर है, आप सबको पता है। इसके पहले भारतीय मूल की, एक वक्त में भारतीय मूल की रही जो वहां की गृह मंत्री थी, होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था 2 दिन के पहले। और अब 45 दिन की बस मेहमान रही प्रधानमंत्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लिज ट्रुस, और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। 45 दिन में महंगाई और टैक्स कटौती को लेकर ट्रुस लगातार घिरी हुई थी और उन्हें यह इस्तीफा देना पड़ा है। उनके सामने विकल्प बहुत कम बचे हुए थे और एक तरीके से ब्रिटेन की मीडिया में उनका मखौल भी उड़ाया जा रहा था। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लग रहे थे कि उन्होंने जिस तरीके से टैक्स कटौती के प्रस्ताव रखा था वो बहुत ही नाटकी था और वो टिकाऊ नहीं था। और उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए कई सारी दलीलें देने की कोशिश भी की। और जानकारी के लिए हमारे साथी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, बताएं कि क्यों इस्तीफा देना पड़ा, और एक के बाद एक बोरिस जॉनसन के बाद ऐसा लगता है कि ब्रिटेन एक के बाद एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर में है। जी बिल्कुल, एक अभूतपूर्व राजनीतिक अस्थिरता के दौर से यूके गुजर रहा है और 45 दिनों के बाद ही जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो जनादेश लेकर आई थी, जिन वादों के जरिए वो सत्ता तक पहुंची थी, उस पर वो खड़ा नहीं उतर पाई और इसलिए वो इस्तीफा दे रही हैं। जिस तरह से आर्थिक संकट के दौर से यूके गुजर रहा है उसमें maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने निकलकर लिज ट्रुस ने बाहर आकर इस्तीफे की घोषणा की है। बहुत छोटा बयान था उनका अपने इस्तीफे को लेकर, लेकिन ये राजनीतिक संकट अब ब्रिटेन को किस तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ब्रेग्जिट से बाहर आ चुका है ब्रिटेन और आर्थिक संकट है। ये पूरे यूरोप में जिस तरीके का माहौल है उसके बाद ब्रिटेन भी उससे अछूता नहीं है। और हमारे साथ उमा, हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। उमा, आप बता रहे थे कि ये अभूतपूर्व संकट है और जिस तरीके के हालात में पौंड है, रुपया तो खैर गिर ही रहा है लेकिन पौंड की हालत भी उतनी ख़राब है जितनी कभी नहीं रही है। तो उन हालात में किस तरीके से ब्रिटेन के सामने यह अभूतपूर्व संकट है और लिज ट्रुस के बाद किसकी बारी बन सकती है, क्योंकि भारतीय मूल के पहले जो वित्त मंत्री थे वो एक वक्त में रेस्ट में थे और लिज ट्रुस ने उनसे आगे निकली थी।
जी देखिए, एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जो यूके है वो गुजर रहा है और हमने देखा कि किस तरीके से बड़े टैक्स रियायत की बात करके लिज ट्रस जो हैं वो सत्ता में आई थी। टैक्स में काफ़ी कटौती की बात उन्होंने की थी और बहुत आर्थिक सुधारों की बात की थी, लेकिन पिछले 45 दिनों में वो उन वादों पे नहीं चल पाई और जो हालात वहाँ पर हैं, अभी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा था तो किस तरह से वहाँ पे दूध बहाई जा रही हैं और किस तरह से लोग महंगाई से परेशान हैं। तो इसी ये एक बड़ा दबाव काम आया है और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है। उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि अगले हफ्ते में ही जो नया लीडरशिप है उसको चुना जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर जो लीडरशिप चुनने की प्रक्रिया है वो चलेगी और ऋषि सुनक जो कि पिछली बार पिछड़ गए थे, देखना है कि वो रेस में आते हैं या कोई और लीडर रेस में आते हैं। तो एक जो सिलसिला शुरू हुआ था इस्तीफों का, प्रधानमंत्री के इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें एक नई कड़ी है, लेकिन अब जो नया लीडरशिप आएगा उसके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होगा। 2024 में जो अगला चुनाव है वो होना है, जो तयशुदा समय पे चुनाव होता है। तो अब देखना है कि जो नई लीडरशिप है वो क्या निकल कर सामने आती है और जिस तरीके से एक लोकप्रिय वादे किए थे लिज ट्रस ने, क्या उस तरह के वादे फिर दोबारा कोई करता है और आर्थिक संकट से निकालने के लिए किस तरह की नीतियों की बात करता है। तो जो ये प्रयोग रहा वो तो असफल हो गया, लिज ट्रस को आज इस्तीफा देना पड़ा है और उन्होंने सीधे और साफ तौर पे कहा है कि जनादेश जिस आधार पे वो लेकर आई थी उसको पूरा वो नहीं कर पाई हैं। अभिषेक, ठीक है, एक और बड़ा सवाल है, बिल्कुल हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उनके पास जाने मैं चला जाता हूं। परवेज़ आलम साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं लंदन के। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ आलम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल कर सकते हैं। परवेज़ आलम साहब, जो एक बड़ी बात है वो ये कि अब ब्रिटेन के सामने क्या विकल्प हैं लिज ट्रस के जाने के बाद? देखिए, विकल्प सबसे बड़ा तो उनके सामने ये है कि ढूंढना है विकल्प को, और वो कोई आसान बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि लगातार चुनाव हो रहे हैं, एक के बाद एक प्रधानमंत्री आ रहा है, तरह तरह के उम्मीदवार मैदान में अपना हैट फेंकते हैं, रिंग में जिसे कहते हैं, और फिर महीनों इस बात में निकल गए कि साहब कौन कंजर्वेटिव पार्टी जो कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है उसका नेता कौन होगा, और वो हो गया और लिज ट्रस चुनी गई और फिर वो उन्होंने सत्ता संभाल ली। लेकिन अब वो भी हट गई, और किस तरह से हटी ये भी है कि उन पर उन्हीं एमपीज का दबाव था, वही एमपीज जिन्होंने उनको शॉर्टलिस्ट किया था इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये बहुत भारी संकट है और मैं ये कहूंगा कि अभूतपूर्व संकट है, इसलिए कि मैं इस देश में 30 साल से ज्यादा हो गए मुझे रहते हुए, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं कि ऐसी तमाशबीनी हो रही हो कि जो कंजर्वेटिव पार्टी, टोरी पार्टी, जो बड़ी डिसिप्लिन की पार्टी कही जाती है, जो कटर बेस्ड पार्टी है, राइट विंग पार्टी है और जो कैपिटलिस्ट पार्टी है, उसके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, चीजें हैं, वो लेके चलती है, इकोनॉमी वगैरह को सबसे पहले रखती है। लेकिन आज वही पार्टी उन सारी चीजों में जिनमें वो सबसे मशहूर थी, बेइंतहा कमजोर और लचर पाई जा रही है। और यही वजह है कि ब्रिटेन के सामने अभूतपूर्व संकट का सामना है कि एक प्रधानमंत्री आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी कि जो वित्त मंत्री जिसको कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो आ रहा है, दूसरा जा रहा है, और अब धीरे धीरे करके कितने लोग बचे हैं जिनको वो ट्राई करना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा जल्दी से संक्षेप में कि इस वक्त किसी की समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी जब मैं खबरों पे नजर रख रहा था तो उसमें जो जेरेमी हंट है जो इस वक्त वित्त मंत्री हैं यानी कि चांसलर ऑफ द एक्सचेकर हैं, उनका नाम भी है, और उसमें ऋषि सुनक का नाम भी फिर एकदम से आ गया है। ये वही ऋषि सुनक है जिनको के लिज ट्रस ने अपने पार्टी के इंटरनल चुनाव में लीडरशिप के इलेक्शन में हराया था, उनका भी नाम आ रहा है। और तो और बोरिस जॉनसन का नाम एक बार फिर से आने लगा है कि बोरिस जॉनसन जिन्होंने कि तकरीबन 100 से ज्यादा एमपी की मेजोरिटी दिलाई कंजर्वेटिव पार्टी को पिछले इलेक्शन में 2019 में, हो सकता है कि जो पार्टी के एमपीज हैं उनमें से वो कुछ उनको ऑप्ट कर लें। तो मतलब टोरी पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो फिलहाल फ्यूचर है और जो ये बता दें हमारे दर्शकों को ये भी बता दें जरा जल्दी में कि ब्रिटेन की जो सरकार है उसमें सारे लोग एक दूसरे से दूर दूर क्यों दिखाई दे रहे हैं? गृह मंत्री का जो होम सेक्रेटरी है उनका इस्तीफा हुआ और वो भी ऐसे बहुत सारी वजहों से नहीं हुआ है। क्या सारे लोग क्या प्रधानमंत्री या जो हुकूमत है, जो सरकार है, वो अपने नियंत्रण खो चुकी है अपने ही लोगों के बीच में, मंत्री नहीं सुनना चाहते हैं? एक तो क्या है कि बहुत ही हल्के वजन के लोग आ रहे हैं,
तो जब हल्का वजन का बंदा आता है और हल्के वजन के ही लोगों को अपने साथ लेकर आता है तो वो एक लाइट वेट गवर्नमेंट कहलाती है। एक जमाने में कभी ऐसा होता था कि ये कहा जाता था कि साहब नेहरू जी ने जब अपना मंत्रिमंडल बनाया तो साहब एक से एक ऐसा आदमी था जो उस वक्त प्रधानमंत्री बन सकता था, मतलब इतने पावरफुल लोग होते थे। उसके बाद में फिर कभी भारत में भी आपने देखा कि ऐसे ऐसे मंत्रिमंडल बने जिनमें के जो यस मिनिस्टर कहलाते हैं, यानी कि हाँ प्रधानमंत्री जी, यस प्राइम मिनिस्टर, है ना, तो उस तरह के लोगों को बनाया गया। तो ब्रिटेन में फिलहाल हालत ये है कि बहुत ही लाइट वेट किस्म के लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में, और फिर वो अपने जो मंत्रिमंडल बनाते हैं, जो कैबिनेट बनाते हैं, उसमें भी लाइट वेट ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रिटेन में एक से एक पॉलिटिक्स करने वाले नहीं है, एक से एक बड़े सुलझे हुए बड़े अच्छे एमपीज यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हैवी वेट पॉलिटिशियंस हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कि उनमें ज्यादातर लीडर्स ने एक बहुत ही ऐसा रास्ता चुना है कि आप ऐसे हल्के वजन के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे जिनका अपनी कोई साख, कोई रसूख नहीं है। अब यही वजह है कि जब लिज ट्रस्ट ने ये गवर्नमेंट बनाई है तो उसमें फिर वही जो अपने आसपास के लोग बाग हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था उनको लेके आई। बहुत कम ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया हो जो उनके खिलाफ थे, लेकिन थे बहुत अच्छे बड़े तगड़े हैवी वेट वाले लोग बाग। अब जैसे जेरेमी हंट हैं, वो अपना लीडरशिप का इलेक्शन हार गए थे, लेकिन वो तब लेके आई उनको जब बिंतहा मजबूर कर दिया गया उनको। तो मतलब ये कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जो बहुत अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप किसी पावरफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैबिनेट बनाते हैं तो आपको खतरा ये होता है कि कल को वो आपकी सीट भी ले सकता है। तो हुआ ये है कि अपनी सीट बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए काफी एक लाइट वेट किस्म की कैबिनेट बन रही है यहाँ पे पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं। और यही वजह है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके सामने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का संकट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लंदन से जानकारी दे रहे थे परवेज आलम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मसले बड़े और भी हैं कि ये सिर्फ बेचैनी सिर्फ सरकार की अकेली नहीं है, वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का आलम है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेचैनी है। वक्त एक ब्रेक का। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के किसानों की कि किस तरीके से महाराष्ट्र के किसान एक के बाद एक कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल चौपट हो चुकी है और मुआवजे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर दबाव बनाए हुए है। बीड़ के सोलेवाली में प्याज की खेती करने वाले बाला साहेब जगाड़े भारी बारिश के बाद गोदाम में बर्बाद प्याज की फसल में बचे हुए प्याज को अलग अलग कर रहे हैं। इस साल अच्छी आमदनी की उम्मीद थी, फसल भी अच्छी हुई, लेकिन 3 दिन पहले हुई भारी बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया। 4 एकड़ खेती पर करीब 3.5 लाख रुपए का नुकसान उन्हें हुआ है। प्याज कट कर वो हम शेड में डाला तो 2-3 दिन पहले बहुत बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई को हमारा सब प्याज बह गया और प्याज थोड़ा फार बचा है तो हमने वो अच्छे प्याज निकल कर बाजू में डाला और प्याज बाजूला डाला तो उसमें अच्छे प्याज तो नहीं पर सब खत्म हो गया और कुआं में भी आ गया और हम पूरे नुकसान हो गए सब। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले 1 हफ्ते में हुई भारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई खेत पानी से भर गए और इसका असर फसल पर पड़ा है। बीड़ के किसान रामकृष्ण जगड़े के 1 हेक्टेयर में लगे टमाटर और मक्का बारिश के चपेट में आ गए। इन्हें करीब 1 लाख का नुकसान हुआ है। टोमेटो का ज्यादा नुकसान हुआ है। उसमें जो टोमेटो है वो उसके टोमेटो बह गए, उसके पेड़ नीचे गिर गए और घास भी नहीं रहा, मक्का भी बह गई, उसमें का सब नुकसान हुआ है। केवल बीड़ ही नहीं, नांदेड़ में भी भारी बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पिछले 4 महीनों में नांदेड़ में 69 किसानों ने जान दे दी है। हाल ही में हुई बारिश ने गोविंद जागड़े के सोयाबीन की फसल बर्बाद कर दी है, जिससे उन्हें 50,000 का नुकसान हुआ है और सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिल पाई है। 2.25 एकड़ खेती खेत है आप लोग इधर हजापुर में
पूरा सोयाबीन पानी से बह के गया है। शासन की कुछ भी मदद नहीं मिली। शिंदे साहब बोले कि देता हूँ पीक बीमा, दिवाली को दशहरे के पहले देता हूँ, बोले दशहरा गया, दिवाली आ गई अब नजीक, 4 दिन पर दिवाली आ गई, कुछ शासन मदद कर रही नहीं, कुछ नहीं, किसके पास जाना क्या जाना कुछ समझ रहा नहीं। अब शेतकरी हमारे ऐसे भाई लोग ऐसे आत्महत्या कर रहे। सरकार की ओर से मिले आंकड़ों के अनुसार इस साल भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की वजह से 41 लाख से ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राहत की अर्जी दी है। पिछले 4 महीनों में सरकार की ओर से कुल 4,691 करोड़ रुपयों की मदद की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से जल्द किसानों के खेतों के कागजात पूरे कर उन्हें मदद दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सततच्या पावसामुळे होणारं नुकसान, बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्णय सरकार ने पहले ही लिया है। पिछले 2-3 दिनों में बारिश के कारण हुए नुकसान पर पंचनामों को तत्काल पूरा कर किसानों को भरपाई दिए जाने के निर्देश प्रशासन को दे दिया गया है। पिकांचं नुकसान आहे त्याचे पंचनामे युद्ध पातळीवर तातडीने करावेत। दिवाली से ठीक पहले हुई भारी बारिश ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सरकार की ओर से जल्द मदद दिए जाने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन ये मदद उन तक तब पहुंचेगी जब उनके खेतों के पंचनामे किए जाएंगे, उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। यानी अब भी मदद के लिए किसानों को लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। बीड़ से मनोज सातपुते, नांदेड़ से कन्हैया खंडेलवाल और मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और नौजवानों के दिल में दर्द क्यों बढ़ रहा है, बताएंगे ब्रेक में। स्वास्थ्य को लेकर 2 गंभीर खबरें, और पहली खबर लापरवाही की हद की, जहां पर डेंगू के एक मरीज था, अस्पताल में भर्ती किया गया। परिवार वाले चाहते थे कि उसका इलाज हो जाए, लेकिन वहां पर प्लेटलेट्स देने की बजाय उसे मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। और जानकारी के लिए हमारे साथी आलोक पांडे जुड़ रहे हैं। आलोक, बताएं ये कारनामा स्वास्थ्य कर्मियों ने कैसे कर डाला? जूस है ये कि क्या है इसमें? ये देखिए, ये बहुत मतलब शॉकिंग लगता है आदमी को, विश्वास नहीं होता है जब इस तरह की कोई खबर आए, चाहे उत्तर प्रदेश से ही आए। लेकिन ये ऐसा हुआ है, ऐसा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके 32 साल के रिलेटिव थे, उनको प्रयागराज में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनको डेंगू था, और जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो अस्पताल ने प्लेटलेट्स की मांग की। हम लोग ये जानते हैं कि जब सीरियस डेंगू का पेशेंट होता है तो उसको प्लेटलेट्स चढ़ती हैं। तो उसी क्रम में परिवार का कहना है कि 4-5 जो पाउचेस थे वो तो हमने अरेंज कर लिए, लेकिन हॉस्पिटल 8 मांग रहा था, तो 3 उस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रबंधक ने कहा कि वो अरेंज करवा देंगे, और उसके लिए काफी मोटी रकम भी दी। उसके बाद जब ये प्लेटलेट्स उनके पेशेंट को चढ़े, तो जब ये हॉस्पिटल द्वारा जो अरेंज किए गए प्लेटलेट्स से जब वो चढ़े, तो उनका ये कहना है कि उनका शरीर मतलब उसमें पैचेस आने लगे लाल रंग के, और वो मतलब शेक करने लगे बहुत बुरी तरह। तो फिर आनंद फानंद ने हॉस्पिटल ने इनको रेफर कर दिया। तो इनका ये कहना है कि जब वो दूसरे बड़े अस्पताल में गए तो वहां पे डॉक्टर्स ने वो प्लेटलेट का पाउच एग्जामिन किया, और उन्होंने ये कहा कि ये प्लेटलेट्स है ही नहीं, ये मौसमी जूस और केमिकल को एक साथ मिला के प्लेटलेट्स रूपी रंग दिया गया है, और वही आपके पेशेंट को चढ़ाया गया, और इसीलिए हुआ है। खैर, उसके बाद ये 32 साल के जो सज्जन थे उनकी मौत हो गई, और अस्पताल, ये जो परिवार था, उन्होंने एक वायरल वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पे शेयर किया, फिर वो वायरल हुआ। अब उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि वो रिपोर्ट तलब की है उसने प्रशासन से, और प्रशासन के लोग जाके मिले भी हैं इस परिवार से। उस हॉस्पिटल से कोई आधिकारिक रिएक्शन तो नहीं आया, छोटा सा हॉस्पिटल है, लेकिन जो सीएमओ हैं, जो एडिशनल सीएमओ हैं जो गए थे इस परिवार के घर, उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल ये डिनाई कर रहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है, और वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो इंक्वायर कर रहे हैं और एक्शन लेंगे, ऐसे बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या आलम है, और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है तो नौजवानों को भी बेहद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार एक के बाद आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें दिल के दौरे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खतरा बढ़ा हुआ है, ये अब बहुत सारे आंकड़े भी बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि 20 से 24 साल के बीच ये जो युवा हैं उनको हार्ट अटैक आ क्यों रहा है, और इसको लेकर एक बड़ी
केंद्रीय स्तर पर, कम से कम देश के स्तर पर एक बड़ी अध्ययन की जरूरत है, जो अब तक नहीं हुआ है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनसे समझ में आता है कि खतरा कितना बड़ा है। ये तस्वीरें 35 साल के एक नौजवान मरीज की बाईपास सर्जरी की हैं। हृदय रोग के युवा मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिम में या किसी कार्यक्रम में अचानक दिल का दौरा पड़ने से किसी की जान जाने की तस्वीरें देश भर से अब आम होने लगी हैं। ये ताजा तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां एक जिम ट्रेनर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और ये दुखद तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। करीब 5000 डॉक्टरों वाली कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने माना है कि 20 से 40 साल की उम्र वाले मरीजों में हृदय संबंधी रोग और हार्ट अटैक जैसी समस्या एक साल में 25 से 30% बढ़ी है। ऑनलाइन डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सेवा कंपनी प्रैक्टो ने अपने अध्ययन में पाया कि पिछले 3 महीनों में दिल के दौरे से संबंधित पूछताछ में 200% की वृद्धि देखी गई है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे जैसे टियर 1 शहरों से हार्ट अटैक को लेकर 75% सवाल पूछे गए, जबकि 25% पूछताछ टियर 2 शहरों से हुई। 56% राय 30 से 39 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों ने मांगी। इनमें से 75% पुरुष और 25% महिलाएं थी। ये बात सही है कि काफी कम उम्र में भी हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ रहा है। आज तक कम से कम ऑलमोस्ट 23-24 के लड़के में मैंने हार्ट अटैक का हमने देखा है, नहीं देखा है। उसमें एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन भी मैंने किया है उनकी जान बचाने के लिए। तो हाँ, आजकल बहुत बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 40 साल के नीचे ऑलमोस्ट 25% लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है। बढ़ते हृदय रोग से आहत मरीज, उनकी उम्र और वजहों पर फिलहाल कोई ताजा सरकारी अध्ययन तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग संस्थाएं और कई बड़े अस्पतालों के आंकड़े बताते हैं कि युवा मरीजों की संख्या करीब 25% बढ़ी है। टू बी वेरी प्रिसाइज, पिछले 2 साल से तो ये एक्सपोनेंशियल राइज हुई है। इनफैक्ट मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो 20, 21, 22 साल के पेशेंट्स सडन डेथ करके, सडन हार्ट अटैक करके आए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बचे भी हैं। कई लोगों का ऑन टाइम कहीं पर सीपीआर हुआ है और उनको लेकर के आए हैं और वो पेशेंट बच गए। सबसे कम उम्र का पेशेंट जो मेरे पास हार्ट अटैक करके आया, उसकी उम्र थी 19 साल। हैरान करने वाली बात है कि बहुत बार हम अक्सर ये देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स जिनको कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, वो हार्ट अटैक के शिकार बन जा रहे हैं। इसमें हमने ये पाया है कि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ओबेसिटी के कारण उनके जो रिस्क प्रोफाइल है वो काफी बढ़े जा रही है कि 25% हार्ट अटैक के केसेस 40 साल से कम उम्र वाले लोगों में ये देखा गया। इसे लेकर डॉक्टर्स लाइफस्टाइल, स्ट्रेस यानी तनाव, स्मोकिंग, मोटापा वगैरह को खास वजह के तौर पर देख रहे हैं। ये कारण पहले भी थे, लेकिन अचानक बढ़ी रफ्तार के पीछे क्या है, इस पर सरकारी अध्ययन जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात देश की बात में बात दिल्ली के एम्स की कि किस तरीके से दिल्ली के एम्स में सांसदों को विशेष और ख़ास तरीके के इलाज देने के लिए वीआईपी व्यवस्था देने के लिए पत्र लिखा गया है, जिसको लेकर वहां के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ओपीडी कार्ड बना तो लाइन में कब खड़ा हुए थे, कितना घंटा? शाम 5 बजे से सुबह 8-9 बजे तक लाइन में रहे। हाँ। तब नंबर कार्ड बना। हाँ। सांसद से परिचय है आपका? आपके सांसद से? सांसद से नहीं। नंबर कितना घंटा लगने पर आया? कब खड़ा हुए थे? 8 बजे रात में खड़े हुए थे और 8 बजे दिन में गेट खुले। 8 बजे सुबह में? सुबह में। सांसद से परिचय है अपने इलाके के सांसद से? परिचय तो जी नहीं है। सांसद महोदय तक पहुंच होती तो लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। एम्स के नए फरमान पर फौरन ओपीडी कार्ड भी बन जाता और इलाज भी। यह हालत उन जरूरतमंद गरीब मरीजों की है जिनकी सिफारिश लायक कहीं पहुंच नहीं। एम्स के वीआईपी ट्रीटमेंट वाले नए आदेश में इलाज की सुविधा सिर्फ सांसदों को नहीं बल्कि उनकी चिट्ठी पर मरीजों को भी मिलेगी। एम्स के नए फरमान में साफ साफ लिखा है कि अगर सांसदों की तरफ से मरीज को भेजा जाएगा तो एम्स का मीडिया और प्रोटोकॉल डिवीजन
डॉक्टर से दिखवाने में उस मरीज की मदद करेगा। अगर हमारे लिए तो वीआईपी कल्चर वही है, जो जितना ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है सबसे पहले उसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वही हमारे लिए वीआईपी पेशेंट है। हमारा यही है कि ये ऑर्डर उनको रिवर्ट बैक करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो उसके आगे हमारे और भी हैं, हम उसको आगे तक ले जाएंगे। दिल्ली एम्स में इलाज में लागू किए जाने वाले वीआईपी कल्चर का विरोध सिर्फ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ही नहीं किया, बल्कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भी आदेश के खिलाफ एम्स के निदेशक से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिख रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस पर एक्शन होना चाहिए। एम्स के चेयरमैन हैं श्री मनसुख मांडविया जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे इस तरह के चीजों को रोका जाए। बीमार हैं तो इलाज को भूलकर पहले सांसद के पास जाइए, सिफारिशी चिट्ठी लिखवाइए, तब एम्स आइए। जो लोग कतार और इंतजार में हैं, इलाज उनका भी होगा, लेकिन उनको ज्यादा सुविधा और सहूलियत मिलेगी जिनके पास माननीय की लिखी हुई चिट्ठी होगी। ये आज का भारत है और ये देश का प्रतिष्ठित संस्थान। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।